जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, NDUAT कुमारगंज अयोध्या। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि 5 अप्रैल से हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम हुए थे एग्रीकल्चर के, उन सभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेकर आने के लिए। तो आज हम आ चुके हैं और आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा 2013 का एग्रीकल्चर का जो पेपर था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत होता है। तो आइसक्रीम में जो दुग्ध वसा का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? वो 12% होता है। तो आइसक्रीम में 10 से 12% होता है। यहाँ पे राइट आंसर 12% दिया है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। आइसक्रीम में 10 से 12% होता है, दही में 5 से 5.7% होता है, और छेना में अगर छेना दूध से तैयार किया गया है तो उसमें लगभग 25% होता है, और वह भैंस से तैयार किया गया है तो लगभग 30% उसमें वसा पाई जाती है। पनीर में 25%, खोआ में अगर गाय के दूध का है तो 25.7%, और भैंस के दूध का है तो लगभग 37% उसमें वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्बरी नस्ल है, ये किसकी नस्ल है? बकरी की, गाय की, भैंस की, भेड़ की। तो बर्बरी जो है वो बकरी की नस्ल है, और यह एक ऐसी नस्ल है जो दुधारू नस्ल भी है, और यह शहर में पाली जाने वाली बकरी है। क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है? यह बकरी जो होती है वो चरने की अपेक्षा एक जगह पर रह के खाना अधिक पसंद करती है, इसलिए इसको शहर की बकरी बोलते हैं। तो शहर में सब पाली जाने वाली बकरी क्या है? बर्बरी है। और बकरी को क्या बोलते हैं? गरीब की गाय। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बकरी की प्रजातियाँ दी हुई हैं, जैसे कि दुधारू नस्ल सानेन, जमुनापारी। सानेन को दूध की रानी बोलते हैं, जमुनापारी ये मतलब मांस तथा दूध दोनों के लिए उपयोगी रहती है। और यहाँ पे मांस के लिए पश्मीना ज़्यादा फेमस है, और पश्मीना जो ब्रीड है वो खरगोश की है, और पश्मीना प्राप्त की जाती है गोट से। ठीक, पश्मीना ब्रीड जो है बकरी की है, पश्मीना प्राप्त की जाती है खरगोश से। ब्लैक बंगाल जो है मांस के लिए, जिसकी ब्लैक बंगाल जो है खाल है, मतलब उसका चमड़ा उत्पादन के लिए ब्लैक बंगाल बहुत ही फेमस है। दुकाजी नस्ल में जितनी सभी नर होते हैं वो उसके मेमने जो होते हैं वो सभी दुकाजी, यानी दुकाजी का मतलब बकरी के केस में क्या होगा कि मांस तथा दूध दोनों के लिए, और गाय में क्या होगा? दूध तथा उसके जो नर होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयोगी हों, उनको दुकाजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असील एक नस्ल है, असील किसकी नस्ल है? असील जो है वो मुर्गी की नस्ल है। ठीक, सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाले मुर्गी का नाम है व्हाइट लेघॉर्न, जो कि 180 से 220 अंडा प्रति एक वर्ष में उत्पादन मिलता है व्हाइट लेघॉर्न से। और जो असील नस्ल है यह लगाई के पर्पस से पाली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल किसकी है? ये नस्ल जो है वो सुअर की है। सुअर की और भी नस्लें हैं, जैसे कि मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, ये भी सुअर की नस्ल है, बहुत फेमस नस्ल है। यहाँ पे सुअर एंड भेड़ की नस्लें दी गई हैं, उसको आप देख सकते हैं। खीस क्या है? खीस माता द्वारा बच्चा देने के प्रथम बार जो निकला हुआ दूध होता है, जिसको कोलोस्ट्रम इंग्लिश में बोलते हैं, वही खीस होता है। और इसमें लगभग 17 गुना अधिक इसमें आयरन पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज इसमें पाया जाता है, जो कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है कि 400 केजी भैंस वाली 400 केजी एक भैंस है जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, तो उसको कितने किलोग्राम राशन की आवश्यकता होगी? तो अब भैंस के केस में क्या होता है, 2.5 लीटर, अगर भैंस कोई भी भैंस 2.5 लीटर दूध देती है तो उसको 1 किलोग्राम मतलब राशन की आवश्यकता होती है। तो यानी कि 10 लीटर दूध देती है, यानी कि 5 लीटर पे 2 केजी, 10 लीटर पे 4 केजी उसका हो गया दूध पे राशन। और भैंस अगर है तो उसको जीवन निर्वाह के लिए राशन देते हैं 1.5 केजी, गाय को देते हैं 1 केजी। और गाय 2.5 लीटर दूध 3 लीटर दूध पे 1 केजी राशन देते हैं गाय में, और 2.5 लीटर दूध पे देते हैं भैंस को। और गाय को जीवन निर्वाह के लिए 1 केजी, भैंस को जीवन निर्वाह के लिए 1.5 केजी।
तो यहाँ टोटल उसको जो राशन दिया जाएगा वो 5.5 kg, यानी कि 4 kg उसका हो गया दूध के लिए और 1.5 kg हो गया उसके जीवन निर्वाह के लिए। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है, ताजे जो दूध होता है उसका पीएच मान कितना होगा 6.7। दूध का पीएच मान होता है 6.5 to 6.7 और इसका एवरेज जो होता है 6.6। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम 6.7 को ही सही करेंगे, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है। मतलब ऐसी नस्ल का नाम बताओ जो सबसे अधिक दूध देती है। सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल का नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन, लगभग 6,000 लीटर ये दूध देती है। और जर्सी एक ऐसी नस्ल है जो सभी विदेशी नस्लियों में सबसे अधिक फैट किस्म पाई जाएगी, तो जर्सी नस्ल है। यहाँ पे अलग अलग नस्लों की दुग्ध उत्पादन जो है पर ब्यात दिया गया है, जैसे कि जर्सी 4,000 लीटर आएगा आपका 4800 लीटर, और ब्राउन स्विच 5250 लीटर, होल्स्टीन फ्रीजियन 150। और भारतीय मूल की जो नस्लें हैं गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली वो है साहिवाल, जिसका एक ब्यात में दुग्ध उत्पादन 2150 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। देश की पोल्ट्री कैपिटल किसको समझते हैं, तो आंध्र प्रदेश को समझते हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक संख्या तथा और अंडा उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर ही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, तमिलनाडु का दूसरा स्थान है अंडा तथा संख्या में, और महाराष्ट्र का तीसरा है, कर्नाटक का चौथा स्थान है संख्या में तथा पंजाब का चौथा स्थान है अंडा उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, नवजात बच्चे को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है एंटीबॉडीज, मैंने आपको बोला था अभी एंटीबॉडीज इसमें होता है और इसमें 17 गुना अधिक आयरन पाई जाती है। और यह ब्याने के 1 हफ्ता के अंदर जो दूध होता है 8 दिन तक उसको खीस या कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए था, यह जिस समिति द्वारा कहा गया था उस समिति के अध्यक्ष थे एडी गोरवाला। एडी गोरवाला इस समिति के अध्यक्ष थे और सहकारिता का जो एक प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी थी 1961 से 56 तक, 1951 से 1956, उसका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ये सब क्वेश्चन आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि रेख की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये 1955 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे 1953 में क्या है, 1953 में हुआ था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना स्कीम जो आई थी, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्कीम, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1953। और तथा जो सामुदायिक विकास डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चला था वो 2 अक्टूबर 1952 में था। 1954 में क्या था, 1954 में था कि भारत में जो आपका भारत रत्न दिया जाता है वो उसकी स्थापना 1954 ईस्वी से भारत में भारत रत्न दिया जाने लगा था। तो अभी जैसे हाल ही में भारत रत्न सबसे 5 लोगों को मिला है, उनमें से सबसे अहम जो हम लोगों के लिए यूजफुल था, जो बहुत ही इनका योगदान है कृषि में, उनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उनको अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसमें से लगभग 14 बैंकों को इन्होंने नेशनलाइज किए थे। और किस बैंकों की किए थे, जिनकी जो जमा राशि थी वो 50 करोड़ से अधिक थी, उन सभी बैंकों को उन्होंने सरकारी बैंक घोषित कर दिया था इंदिरा गांधी ने 1969 ईस्वी में। वो डेट थे 19 जुलाई। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत जो है वो कितने % है, 5% है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तथा खाद्य, हाँ, और इसमें एक चीज़ ये भी याद रखना, वैल्यू एडिशन जो है वो 27% है। किसका, खाद्य संसाधन क्षेत्र में। और संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि जो है प्रोसेसिंग में, वो प्रोडक्शन फंक्शन में 5% है और सेक्टर में 27% है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 27% है और एडिशन बाय प्रोसेसिंग फंक्शन में 5% है। तो इसका इसमें डी ऑप्शन दिया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है
कि उत्तम योजना संबंधित है। उत्तम योजना के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उद्देश्य तय करना होता है। कोई भी योजना होगा सबसे पहले उसका उद्देश्य तय करेंगे, उस योजना की नीति को निर्धारित करेंगे और भविष्य में कार्यक्रम की प्रक्रिया को निर्धारित करना। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा सभी होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। फसल बीमा योजना भारत में कब स्टार्ट की गई थी? 1985 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया है, जो कि 2016 से। और अभी इसका जो प्रीमियम होता है वो खरीफ के लिए 2% होता है, रबी के लिए 1.5% होता है, तथा जो कमर्शियल क्रॉप होती है जिससे में गन्ना है, चाय है, तंबाकू है, इनके लिए 5% या हार्टिकल्चरल क्रॉप जो भी होती हैं उनके 5% आपको प्रीमियम देना होता है। टोटल आपका जो बीमा होता है उसका 5%। जैसे कि आपका 10 लाख मतलब 1 लाख का बीमा है किसी फसल का, तो आपको 5,000 रुपया पहले देना पड़ेगा कमर्शियल के लिए, 2,000 रुपया खरीफ के लिए, और रबी के लिए आपको 1,500 रुपया देना होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल में है। भोपाल में आपका वीट साइंस से रिलेटेड है, और नई दिल्ली में NBF नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे कुछ संस्थानें दी हुई है, उनका वो कहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे दिया है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल में है, जो कि यही पूछा गया था। और अगला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में है, और सेंट्रल सॉइल साइंस एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है चावल अनुसंधान निर्देशालय जो है वो हैदराबाद में है। यहाँ पे दिए हुए हैं कि डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, जिसका नया नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, और डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च जो है न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। उस टाइम 5 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। कौन सी बात सामान्य विधि होती है? बंद निविदा पद्धति, ये किसके अंतर्गत आता है? रेगुलेटेड मार्केट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे है? गन्ना अनुसंधान ये लखनऊ में है। और कोयम्बटूर में क्या है? कोयम्बटूर में शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। गन्ना प्रजनक संस्थान जो है इंस्टीट्यूट जो है वो कोयम्बटूर में है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, जिसको IISR के नाम से जानते हैं, वो लखनऊ में है। और IIPR जो है कानपुर में है। पल्स रिसर्च कानपुर में है, जिसको दलहन अनुसंधान बोलते हैं। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और गन्ने की सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में ही होती है। अगला क्वेश्चन है पूर्व में प्रक्षेत्र व्यय आय व्यय करने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रक्षेत्र योजना। प्रक्षेत्र योजना का मतलब ये होता है फार्मिंग बजटिंग। फार्म बजट जो होता है उसको प्रक्षेत्र योजना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? तो कौन सा योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? परिकल्पना है, तैयारी है, मूल्य निर्धारण है, जानकारी है। तो तैयारी भी करते ही हैं, मूल्य निर्धारित ही करते हैं, जानकारी देना ही होता है। तो परिकल्पना इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि जो सहकारी साख समिति में दीर्घकालीन की प्रणाली है, तो प्रणाली कैसी होती है? सिस्टम इसमें 2 स्तरीय होता है, 3 स्तरीय होता है, 4 स्तरीय होता है, इनमें से कोई नहीं। पंचायती प्रेजेंट टाइम 3 स्तरीय होता है, और जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 2 स्तरीय होता है। तो कौन कौन से 2 स्तरीय यहाँ पे दिया हुआ है? एक है आपका सहकारी साख समितियाँ तथा सहकारी भूमि विकास बैंक। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान, जो कि भी हमने बता चुके हैं कि कानपुर में है, और गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, और कृषि विपणन संस्थान जो है जयपुर में है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप में वित्तीय संबंध प्रकट करने को क्या कहते हैं? तो वित्तीय संबंध प्रकट करने को क्या कहते हैं? प्रक्षेत्र आय व्यय।
इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थागत शाखा नहीं है? सहकारिता, वाणिज्यिक बैंक, सरकार, व्यापारी। तो सहकारिता, वाणिज्यिक, सरकार ये सब संस्थागत होती हैं। व्यापारी जो होते हैं ये गैर संस्थागत आते हैं, जिसके अंदर ब्रोकर आते हैं, बिचौलिया जिनको बोलते हैं, या दलाल जो होते हैं, जिसको मर्चेंट लेवल, जो उसको मर्चेंट बोलते हैं। ये सब आपको गैर संस्थागत आते हैं। और संस्थागत में कौन कौन से आते हैं? सहकारिता, सरकार, वाणिज्यिक, ये सब संस्थागत शाखा हैं। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले हुई थी 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उसका संबंध था। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है। और हाँ, 1973 में एक समिति बनी थी जिसका अध्यक्ष थे मोहन सिंह मेहता। समिति के द्वारा 1974 ईस्वी में एक केवीके की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था पांडिचेरी में स्थापना, और जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंधित था। उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम टोटल 79 केवीके हैं, और इंडिया भारत में टोटल 731 केवीके हैं। तो अभी यहाँ पे 86 दिया है, 86 2020 में थे, बट 2000 अभी प्रेजेंट टाइम 89 केवीके यूपी में हैं, और 731 यानी कि 731 केवीके हैं इन भारत में। अगला क्वेश्चन है कि कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है। ये किसके द्वारा प्रतिभूत किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों को वैज्ञानिक खेती का ट्रेनिंग देना तथा युवा किसान जो हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना इनका मुख्य उद्देश्य है। केजीके का जो किसके अंतर्गत? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रतिभूत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास किनकी जन्मतिथि पर प्रारंभ हुआ था? सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चला था, वो महात्मा गांधी के जन्मतिथि पर उसको लागू किए गए थे। ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में ये लागू किया गया था, क्योंकि उस टाइम योजना आयोग जो बना था 1951-50 में बना था, और 51 से पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। और ये जो मॉडल था वो किसका मॉडल था? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कठिया गेहूं की प्रजाति है? एक कठिया गेहूं की प्रजाति कौन सी है? वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भी जितनी प्रजातियां यहाँ पे दी हैं वो ट्रिटिकम एस्टियम की दी हैं। ठीक, ट्रिटिकम एस्टियम जो कि हेक्साप्लॉइड गेहूं है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो 42 पाए जाते हैं। और इस गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है कहाँ है? साउथ वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ट्रिटिकम ड्यूरम जिसको माइकोनी गेहूं बोलते हैं, इसका जो सूजी आटा होता है वो सब बनाया जाता है इससे। तो यहाँ पे एक कठिया गेहूं की प्रजाति इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो 3 प्रजातियाँ दी हुई हैं PBW 215, PBW 343, PBW 2036, ये सभी ट्रिटिकम एस्टियम की प्रजातियाँ दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है IADP किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे कुछ योजनाएं दी हुई हैं, उनका ईयर कब प्रारंभ हुई थी। जैसे कि IADP जिसका फुल फॉर्म जो था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964-65 में इसकी स्थापना हुई थी। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की स्थापना 1965-66 में हुई थी। और ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम की स्थापना 1973-74 में हुई थी। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1980 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, किसका है? ये IRDP का है। IRDP मतलब समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी, 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कैंट एक प्रजाति है। कैंट किसकी प्रजाति है? ये जई की प्रजाति है। कंफ्यूज मत होना जौ और जय में। जई को इंग्लिश में बोलते हैं ओट और जौ को बोलते हैं बागदे।
तो ये कैंट जो है वो जई की प्रजाति है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है, मैदानी एवं पर्वतीय दोनों के लिए। या रस्ट के प्रति अवरोधी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या, जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनकी संख्या 15 है और कृषि पारिस्थितिकी जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या 20 है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है, भारत की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज जो होता है 46% होता है और 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है तो उसके लिए टोटल आवश्यकता होगी 260 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। निकालने के लिए आप जैसे कि 46% होता है तो 1 किलोग्राम 100/46 120 किलोग्राम, तो उसको हो जाएगा 100/46 इंटू 120, इसका आंसर 260 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है? तो बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत कौन सा रखा जाता है? गोबर की खाद को फार्म यार्ड मैन्यूर बोलते हैं, कंपोस्ट खाद को कंपोस्ट खाद है या हरी खाद है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे क्या बायो फर्टिलाइजर कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि ये बीजीए जिसको बोलते हैं या धान के खेत में प्रयोग किया जाता है। जैसे राइजोबियम दलहनी फसलों के लिए, वैसे उसी प्रकार बीजीए धान की फसलों के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है? तो इसका जो उपज होने के कारण क्या है कि मृदा उर्वरता स्तर ऐसा तो नहीं होता है, प्रजातियों में विभिन्नता, जलवायु की दशा, फसल प्रबंधन दोनों लोग करते हैं, वो साउथ के हों चाहे इधर नॉर्थ के हों या फिर नॉर्थ के हों, दोनों उत्तर या दक्षिण साउथ, मतलब जैसे कि आपका कोयम्बटूर हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि जलवायु की दशा के आधार पर उस उपज को कम होता है। तो जलवायु की दशा जैसे कि वहाँ की जो गन्ने की फसल होती है वो 18 महीने की होती है, हमारे यहाँ गन्ने की फसल जो होती है 12 महीने की होती है। तो वहाँ पे जो गन्ने की खेती होती है उसको अर्धसाली गन्ना बोलते हैं, जिसकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में उसकी सोइंग होती है और 1 साल बाद मानी कि अगले साल जो दिसंबर से जनवरी में उसकी कटाई होती है। तो वहाँ पे जो टोटल समय लगता है वो 18 महीने लगता है, हमारे यहाँ समय लगता है 12 महीना। तो इस वजह से गन्ने की उपज कम होती है, ना कि प्रजातियों, क्योंकि सेम वैरायटी होती है, वहाँ वहीं से विकास होकर यहाँ पे वैरायटी आती है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे उसका डिस्क्राइब किया गया है क्वेश्चन को, तो आप देख सकते हैं। और PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा ज्ञान कृषि फाउंडेशन के नाम से है, उस पर आपको भेज देंगे, वहाँ पढ़ लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैगिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? फ्लैगिस माइनर जो है वो गेहूँ का खरपतवार है और इसको कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोटोगान या सल्फोसल्फान का यूज करते हैं, जिसको गुल्ली डंडा बोलते हैं। इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। यहाँ पे अलग अलग फसलों के खरपतवार दी हुई हैं, जैसे गेहूँ और जौ में बथुआ है, गेहूँसा को ही फ्लैगिस माइनर बोलते हैं, जिसको गेहूँ का मामा भी बोलते हैं। और जंगली जई, चटकी, ये सब गेहूँ के खरपतवार हैं। धान के लिए मौथा है, जंगली धान है, भंगरा है, बनगा है, सेमई है। और बरसीम के लिए कासनी, दूब, मोथा, कंटेली। तंबाकू के लिए ओगोबंकी के लिए पूछा जाता है ओगोबंकी क्या है? ओगोबंकी है जो टोटल रूट पैरासाइट है, और जैसे कि कसकुटा जो होता है टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, उसी प्रकार जो टोटल रूट पैरासाइट ओगोबंकी होता है, जो तंबाकू की फसल का मुख्य खरपतवार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? सुगंध 5 जो है वो किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। धान की प्रजाति यहाँ पे दिया गई कई दी हुई हैं। बासमती से है, IR8 है और पूसा बासमती, लूनी श्री, जलमग्न किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? जहाँ पे पानी की वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है वहाँ पे जलमग्न की फसल लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्राइकोफोलियम अलेक्जेंड्रम बरसीम का वानस्पतिक नाम है। और बरसीम का यूज हम कहाँ पे करते हैं? हे बनाने के लिए बरसीम की फसल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कि जो आपका साइलेज होता है, साइलेज आपको कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों से बनती है और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट फसल कौन सी है? मक्का है। और बरसीम जो होती है वो प्रोटीन युक्त फसल से बनती है।
तो प्रोटीन सबसे अधिक किस चारे में पाई जाती है? बरसीम में पाई जाती है। साइलेज जहाँ जिस प्रकार से वो हरा चारा होता है, उसी प्रकार से बरसीम जो होती है वो सूखा चारा, मतलब जो है होती है वो सूखा चारा होता है। तो यहाँ पे कुछ फसलों के वानस्पतिक नाम तथा कुल उसका दिया गया है। तो बरसीम का मैंने बोला कि ट्राइकोफोलियम अलेक्जेंड्रियम होता है, जो कि फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है कि धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या बोलते हैं? अधिकतम कल्ले बनने तथा बाल शुरू होने के बीच के समय को बोलते हैं वेजिटेटिव लॉग फेज। ठीक, इसका यहाँ पे राइट आंसर वेजिटेटिव लॉग लेस अवस्था दिया हुआ है सी ऑप्शन में। तो धान में कुछ अवस्थाएं दी होगी, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। सबसे पहले सेटलिंग अवस्था होती है, फिर ट्रांसप्लांटिंग होती है, फिर टिलगिंग होती है, फिर वानस्पतिक लैग अवस्था जिसको हम वेजिटेटिव लॉग फेज बोलते हैं, पेनिकल होता है, फिर फूल बनना, दाने बनना, लास्ट में दानों का पकना। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि टिलगिंग से लेकर कल्ले बनना को बोलते हैं टिलगिंग, और बाल शुरू होने की बीच की अवस्था, ठीक, यानी कि पेनिकल के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? लॉग लैग फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि पेनिकल से लेकर दाने के बनने के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? फूल बनना बोलते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि सीडलिंग और टिलगिंग के बीच की कौन सी अवस्था है? तो ट्रांसप्लांटिंग है। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है? उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय जो है वो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, मतलब 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आलू की बुआई उत्तम रहती है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में। यहाँ पे दी हुई अगेती फसलों के 25 सितंबर से 10 अक्टूबर, मुख्य फसल 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर घाटी हैं तो वहाँ पे फरवरी में, तथा ऊंचाई है तो वहाँ पे मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है। और गेहूँ की जो मतलब आलू की जो गहराई होती है वो 6 से 10 सेंटीमीटर 6 से 8 सेंटीमीटर होती है, और बीज की मात्रा 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और 20 से 25 केजी या 25 से 30 केजी जो डिबलर विधि से गेहूं की बुआई होगी, वो भी 25 से 30 केजी सीड आवश्यकता होती है गेहूं में। उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी की संस्तुति की जाती है? उर्द है तो उसके लिए फ्लोरोक्लोरोलिन या यहाँ पे पेंडिमेथालिन, दलहनी फसलों के लिए पेंडिमेथालिन या फ्लोरोक्लोरोलिन का यूज करते हैं। और मक्का में क्या करते हैं? एट्राजिन एंड सिमाजिन का यूज करते हैं। किसी भी चौड़ी पत्ती की खरपतवार अगर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का यूज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। फ्लूक्लोरालिन जो इसको बेसालिन इसका ट्रेड नेम है, और यह प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, मतलब कि भूमि में फसल लगाने से पहले मिट्टी में मिला देने वाला जो खरपतवार नाशी है उसका नाम है बेसालिन, जिसको फ्लूक्लोरालिन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मक्का की बुआई जो है वो 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे की आवश्यकता होगी? तो इसका फार्मूला क्या होता है? ऊपर होता है एरिया, जो कि पर हेक्टेयर होगा मीटर स्क्वायर में, नीचे क्या होगा? जो स्पेसिंग होती है वो मीटर में होती है। तो स्पेसिंग यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से भाग करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल हेक्टेयर से, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 लाख पौधे निकल आएंगे। इसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? तो हरी खाद के लिए ढैंचा या सनई या ये भी बोल सकते हैं लोबिया, इन सभी फसलों की खेती जो फसल हैं वो हरी खाद के रूप में फसल में प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे अधिक जो नाइट्रोजन होती है वो सनई में होती है, लेकिन सबसे अधिक खेती की जाती है ढैंचा की। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है? ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है? तो CSR 13 है, सी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र क्या है? तो फसल चक्र सबसे अधिक कौन सा लगाते हैं? तो धान के बाद अधिकांश लोग हमारे उत्तर प्रदेश में गेहूं बोए देते हैं। तो इनका जो फसल सघनता जो आती है वो 200% होती है।
फसल चक्र क्या होती है सघनता, तो फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में लगा समय इंटू 100। तो यहाँ पे फसलों की संख्या कितनी है 2, धान और गेहूँ, समय कितना लगा एक ही साल की दोनों फसलें हैं, इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200% आ जाएगा। मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग फसल चक्र एक किसका एग्जाम्पल है, तो देखो जब 4 फसलें दी होती हैं एक वर्ष में और उसका जो समय है वो एक ही साल है तो उसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक फसल कटने से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर देना, यह रिले क्रॉपिंग कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। और इसमें फसल चक्र सघनता जो होगी वो 400% होगी, क्योंकि फसलों की संख्या कितनी है 4 और फसल से वर्ष में लगा समय कितना है 1 साल, तो इसलिए इसका सघनता 400% आती है। इसमें सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है 12% होती है, और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है 16% होती है। सबसे अधिक फास्फोरस किस में पाए जाते हैं, ट्रिपल सुपर फास्फेट में सबसे अधिक फास्फोरस आती है। सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 46 से 48% पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए और उसमें ऑप्शन DAP और ट्रिपल सुपर फास्फेट दिया है तो ट्रिपल सुपर फास्फेट उसका सही आंसर होगा, क्योंकि ट्रिपल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस होती है वो 48% होती है और DAP में फास्फोरस जो होती है वो 46% होती है। और सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम भी 19% पाया जाता है और सल्फर 12% पाया जाता है, ये भी याद रखना आप लोग। गन्ना में राइटोन स्टंटिंग का कारण क्या है, ये वायरस जनित बीमारी है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। इसकी रोकथाम के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में गर्म जल में इसके जो सेट्स होते हैं टुकड़े होते हैं उनको डुबो के रख देना चाहिए, फिर उसके बाद या रोग विरोधी किस्म की बुआई करें। और अगर रोग विरोधी किस्म नहीं है तो आप उस किसी भी सेट्स जो होते हैं इसकी सीड जिसको करने के उसमें क्या होता है, देखो 3 जिनमें 3 वो होते हैं 3 गांठ वाले टुकड़े होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती 35 से 40 हज़ार पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो उन टुकड़ों को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जो पानी होता है खौलता हुआ उसमें डुबो दीजिए और 1 घंटे के बाद उसकी बुआई कर दीजिए। तो ये उसका उपचार है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक खेती के घटक, जैविक खेती के घटक कौन है, तो जैविक खेती के घटक हैं कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक तथा और कौन सा जैव कीटनाशी, ये सभी जैविक खेती के ही घटक हैं। अगला क्वेश्चन है उपास 120, उपास 120 जो किस्म है वो पिजन पी की है, यानी कि अरहर की है। यह 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इसका नाम ही उपास 120 रख दिया गया है। ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। और इसकी जो उपज होती है वो पर हेक्टेयर 16 से 20 कुंटल या 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त की जाती है। एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए, तो वो कौन सी अवस्था होगी जिस पर सिंचाई करें, तो होगी CRI यानी कि ग्राउंड रूट इनिशिएशन, ताजमूल की अवस्था। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है, केले की सर्वाधिक पैदावार कहाँ पे होती है, वो तमिलनाडु में होती है केले की सर्वाधिक पैदावार। इसका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं केले की पैदावार के में 5 राज्य जो हैं, तमिलनाडु पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे है, कर्नाटक 5वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद बैंगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी है, सफ़ेद बैंगन जो है किस रोग के लिए उपयोगी है, तो वो है मधुमेह। मधुमेह को क्या बोलते हैं, शुगर पेशेंट या डायबिटीज़। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन से होगा। और मधुमेह पेशेंट के लिए करेला का जूस तथा जो सफ़ेद बैंगन की भरता यानी कि जो चोखा बनता है वो सफ़ेद बैंगन का होना चाहिए या सब्जी सफ़ेद बैंगन की होनी चाहिए। और जो आपके जामुन होता है तो जामुन की जो गुठली होती है उसका पाउडर बहुत ही उपयोगी माना जाता है। मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है, मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति को बोलते हैं पूसा सदाबहार जो प्रजाति है वो मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है। इसका सी ऑप्शन सही होगा।
जिसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर 15 से 20 कुंटल होती है सूखी मिर्च की। और यह प्रजाति जो है वो मोज़ेक वायरस के प्रति अवरोधी होती है। निम्न में से कौन करेला में कड़वाहट निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है? करेला में जो कड़वापन होता है मेमोटिकोसिन के वजह से होता है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। और मूली में तीखापन जो होता है वो आइसोसाइनेट के द्वारा होता है। और मिर्च में चरपराहट कैप्साइसिन के द्वारा होता है। प्याज में पीला रंग जो होता है क्वेरसिटीन के द्वारा होता है। करेले में कड़वाहट जो होती है मेमोटिकोसिन की वजह से होता है। और प्याज में जो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इलाइल प्रोपाइल, जो इसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स प्याज में पाए जाते हैं, इलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है? नाशपाती के आकार का जो फल होता है और टमाटर की उसकी फसल की जो वैरायटी है वो पंजाब छुहारा है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो वाराणसी में स्थित है, जिसको पुराना नाम था बनारस। और लखनऊ में क्या है? शुगर केन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। और लखनऊ में ही सीमैप है। और कानपुर में क्या है? पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए हैं, जैसे कि IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस यानी कि वाराणसी में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इज्जतनगर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है लखनऊ में है। गेंदा की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है? गेंदा की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो होती है 2 kg होती है, लेकिन अगर 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो सीड रेट होती है वो 300 ग्राम से लेकर 450 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्लोडियोलस की प्रजाति है? ग्लोडियोलस की प्रजाति इसमें तीनों हैं, ज्वाला, गजल एंड प्रियदर्शनी सभी ग्लोडियोलस की प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है? तो भिंडी में क्या है कि सबसे जो गंभीर रोग होता है वो पीला सिरा मोजेक, जिसको येलो वेन मोजेक के नाम से जानते हैं। यह वायरस जनित बीमारी है और इसको ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? वाइट फ्लाई के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उपपोषक बागवानी संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय उपपोषक बागवानी संस्थान लखनऊ में है। इसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसकी स्थापना लखनऊ में की गई है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये भी लखनऊ में ही है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश एंड जेनेटिक रिसर्च ये भी लखनऊ में ही है। जो नेशनल ब्यूरो आपके हैं उसमें से एक लखनऊ में है। गुणसूत्र में प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत कितना होता है? जो क्रोमोजोम होता है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का 95% हिस्टोन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशागत जो अध्ययन किया था वो कितने कैरेक्टर पे काम किया था? उन्होंने 7 कैरेक्टर पे काम किए थे मेंडल ने। और मटर का कुल क्या है? लेगुमिनेसी है। और मटर में क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं। पाइसम सटाइवम इसका बोटेनिकल नेम है। 7 लक्षण कौन कौन से? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, फ्लावर एंड पॉट पोजीशन, स्टेम लेंथ, ये सभी उसके 7 कैरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन है भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई थी? तो पहली संकर प्रजाति कौन सी थी? वो अरहर की थी, जिसका नाम था पिजन पी। और यह दलहनी कुल का फसल है। और दलहनी कुल के लिए हमने क्या बोला है कि जो खरपतवार नाशी की यूज करते हैं उसका नाम है पेंडीमेथालिन। और पहले जो संकर प्रजाति थी उसका नाम था ICPH8, जो कि 61 हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई थी, शायद 1991 ईस्वी में। संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइन को क्या कहते हैं? नरबंध लाइन को A लाइन बोलते हैं।
ए लाइन को मिल स्ट्राइल लाइन बोलते हैं, बी लाइन को मेंटेनर लाइन बोलते हैं और आर लाइन को स्टोकर लाइन बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि और संकर बीज के लिए क्या करते हैं कि ए और आर का क्रॉस करते हैं तो उसको संकर बीज उत्पादन होता है। इक्रिसेट किस देश में स्थित है? इक्रिसेट जो कि हैदराबाद में है, तो हैदराबाद कहाँ पे? भारत में है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो मूंगफली खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, धान खरीफ की फसल है, अलसी खरीफ की फसल नहीं है या रबी की फसल है। और जो मक्का की खेती बिहार में तीनों फसलों में मतलब तीनों ऋतुओं में ली जाती है। तो बिहार में पूछे तो मक्का तीनों फसल में मतलब तीनों जो रबी खरीफ जायद तीनों सीजन में मक्का की खेती होती है। और तीनों सीजन में खेती और किसकी होती है? सूरजमुखी की भी तीनों ऋतुओं में खेती होती है। और धान की तीनों ऋतुओं में खेती कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। लेकिन मुख्यतः धान और मक्का रबी एक खरीफ की फसल ही है, खरीफ की। यहाँ पे कुछ फसलें दी हुई हैं जैसे कि खरीफ की फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार इत्यादि आपकी खरीफ की फसलें हैं। रबी की गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जई, बरसीम, मसूर, अलसी, आलू, तंबाकू, चुकंदर ये सब रबी की फसलें हैं। और आपके कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी फसलें हैं सब जायद में उगाई जाती हैं। जो रबी की फसलें होते हैं वो C3 मतलब उनमें क्या होता है वो शॉर्ट मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होती हैं बल्कि शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है रबी में। और जो आपकी खरीफ होती है नहीं खरीफ की क्रॉप जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, रबी की क्रॉप जो होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब जो पुष्पन अवस्था में उसको अधिक विकास की आवश्यकता जब होती है तो उसको बोलते हैं खरीफ रबी। और पुष्पन अवस्था पे जब कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप आपकी राइस हो गई और लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप आपकी व्हीट हो गई। इसको आप याद रखिएगा। प्रेरित उत्परिवर्तन का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। बी ऑप्शन सही होगा। और म्यूटेशन जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक, तो म्यूटेशन के द्वारा जो फसलें होती हैं वो म्यूटेशन क्या होता है कि सडन हेरिटेबल चेंज इन मतलब किसी भी फसल है उसमें अचानक से परिवर्तन हो जाए उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? म्यूटेशन नाम जो दिए थे वो ह्यूगो डिब्रिज ने म्यूटेशन नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 1919 म्यूटेशन देखो म्यूटेशन क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंजेस होता है। और म्यूटेशन का नाम जो दिए थे उन वैज्ञानिक का नाम था ह्यूगो डिब्रिज। वो कब दिए थे? 1900 ईस्वी में दिए थे। सल्फोसल्फान किस फसल में सल्फोसल्फान जो होता है वो किस फसल में प्रभावशाली होता है? एक खरपतवारनाशी है। तो सल्फोसल्फान गेहूँ की फसल के लिए मुख्य उपयोगी होता है। जैसे कि आपका अरहर में जैसे कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं उसके लिए हमने क्या बोला है? पेंडिमेथालिन। और जो चौड़ी पत्ती होती हैं उसके लिए 2,4-D। सल्फोसल्फान या आइसोप्रोटोन जो होता है वो गेहूँ के लिए। और आपका सीमाजिन एंड एट्राजिन जो होता है वो मक्का के लिए। अगला क्वेश्चन है मक्का अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी है। तो मक्का एंड अरहर यानी कि यहाँ पे मक्का के साथ साथ दोनों सहफसली हैं, मिक्स क्रॉपिंग है। और मिक्स क्रॉपिंग के लिए क्या पेंडिमेथालिन का यूज़ करेंगे ना कि यहाँ पे सीमाजिन एंड एट्राजिन का यूज़ करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्रोमोजोम शब्द का प्रतिपादन किया था? क्रोमोजोम शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था? ये वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1988 ईस्वी में क्रोमोजोम शब्द को दिया था। टर्म क्रोमोजोम वाल्डेयर दिए थे, प्रोटोप्लाज्म परकंजे दिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सीवेंडा दिए थे, सेंट्रोसोम डी डुबे दिए थे। तो आज हमने 75 क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं और बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं
उसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।